हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण, वो भी किसमें, दो चर राशियों के रैखिक समीकरण को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर को बिल्कुल शुरू से। इससे पहले आपने पॉलिनोमियल की सीरीज़ को देख लिया होगा, उसमें बहुत सारे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम जानेंगे कि किस तरह से एक थ्योरी की प्रॉब्लम को, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम होगी, उस वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिकली एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 3.1 का ही है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला ही क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपीज़ में 3 तो बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। ओके, फिर दूसरी बात में उन्होंने कहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपीज़ 1300 रुपये में और खरीदी हैं। 1300 रुपये में उन्होंने फिर एक बैट और लिया है और 3 बॉल और खरीदी हैं। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणित या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको इसको बीजगणित के रूप में बताना है, किस तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया, कैसे कहेंगे देखिए इस बात को, क्योंकि हम 2 वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, बैट का जो क्रय मूल्य है वो आपने ले लिया, बैट का क्रय मूल्य x रुपीज़ है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि 3 बैट के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन जो है फर्स्ट हम बनाएंगे। इक्वेशन को देखो मैं आगे से ऐसे लिख दिया करूँगा, अब बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा, EQ_S करके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इक्वेशन के लिए, क्या लिखेंगे, 3 बैट हैं, 3 बैट हैं, एक बैट की कॉस्ट x है, 3 की हो जाएगी 3x। ठीक है, 6 बॉल हैं, बॉल की कॉस्ट है y, तो बॉल की टोटल कॉस्ट हो गई 6y। और ये अमाउंट किसके बराबर था, 3900 के बराबर था। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई। क्लियर है वाली बात। या अगर एक बैट है, बैट की कीमत है x, तो 1x हो गया, प्लस 3 बॉल हैं, बॉल की कीमत है y, तो 3y हो गया, इक्वल्स टू कितने रुपए, 1300 रुपये। क्लियर, ये आपकी बात हो गई सेकंड। तो देखिए, आपने जो बात इस तरह से कही गई थी थ्योरेटिकली, वर्बल तरीके से, उसको आपने क्या लिख दिया, मैथमेटिकली लिख दिया कि 3x + 6y जो है वो 3900 है और x + 3y की जो वैल्यू है वो 1300 है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वेश्चन, या एक जो भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है या वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली या बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, ऐसे ही देखिए जरा एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है उन्होंने कि 2 किलोग्राम सेब हैं और 1 किलोग्राम जो है अंगूर है, और उसका मूल्य किसी दिन 160 था। 2 kg जो है वो एप्पल थे, यहाँ पर मैंने एप्पल लिख लिए हैं और यहाँ पर ग्रेप लिख लिए हैं। किसी डे की बात कह रहे हैं वो कि 2 kg और 1 kg, ठीक है, इनकी जो टोटल कॉस्ट थी 160 रुपीज़ थी। ये यहाँ पर रुपीज़ हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा है कि 1 महीने के बाद 4 kg जो एप्पल थे और 2 kg जो ग्रेप्स थे, उनकी जो कॉस्ट है वो हुई है 300। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसको मैथमेटिकली कैसे कहा जाए। तो सिंपल सी बात है, कैसे कहेंगे आप कह देंगे कि जो एप्पल की कॉस्ट है साहब वो x रुपये पर kg है, ग्रेप्स की है वो y रुपये पर kg है, तो लगा दीजिए। अब इसमें 2 kg चाहिए तो 2x हो गए, 1 kg चाहिए तो y हो गया, कुल कॉस्ट कितनी है 160, बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही 4 kg चाहिए तो 4x हो गए, 2 kg चाहिए 2y हो गए, टोटल कॉस्ट कितनी है 300, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर एक आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में संजीव बाजार जाता है और 20 रुपये में 3 संतरे तथा 4 अनार खरीदता है। एक जगह संतरा है और एक जगह अनार है, 4 संतरे 3 अनार 20 रुपये में खरीदता है। ठीक है, फिर उसने क्या करा है कि घूमते घूमते संजीव को उसका मित्र गौरव मिला, वो भी बाजार में फल खरीदने के लिए आया था और गौरव ने भी उसी दुकान से 80 रुपीज़ में
12 संतरे और 16 अनार खरीदे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? तो वही मान लिया हमने कि एक संतरा x रुपीस का था, एक संतरा y रुपीस का था, ठीक है। तो 4 संतरे कितने के हो जाएंगे? 4x के। 3 अनार कितने के हो जाएंगे? 3y के। टोटल कॉस्ट कितनी है? 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब 12x और 16y, टोटल कॉस्ट 80 हो गई। ये दो इक्वेशन में आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप पहले डाटा को लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से डाटा को लीजिए और उसको क्लासिफाइड कीजिए, बिल्कुल अलग अलग कीजिए, ठीक है। जैसे ही बिल्कुल डाटा आपके सामने अलग अलग हो जाएगा, रुपयों को रुपए की जगह पर, संतरों को संतरों की जगह पर, अनार को अनार की जगह पर, इस तरह से जब आप बिल्कुल अलग अलग करेंगे, उनको विश्लेषण करेंगे, तो फिर सारी चीजें अच्छे से आप कर पाएंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स का मतलब ही ये है कि सिस्टमेटिक वे से आपको चीजों को लेना पड़ेगा, तभी वो चीजों को कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब बहुत सारा सवाल आपको दिख जाता है, बहुत बड़ा सा दिख जाता है थियोरेटिकली वर्ड्स प्रॉब्लम, तो हम पहले से डर जाते हैं कि इसमें तो बहुत कुछ है, पता नहीं क्या। वाकई में उसमें से कुछ नहीं है, आपको नंबर्स को उठाना है। ये नंबर्स तैरने लगेंगे अपने आप, एक एक जगह पर फिट होने लग जाएंगे, सारी चीजें अपने आप होकर के सॉल्व होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और अगली एक्सरसाइज में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व किया जा सकता है तो इनके आंसर्स किस टाइप के हो सकते हैं, इनके आंसर्स क्या यूनिक होंगे, क्या जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो एक से अधिक हो सकती हैं या एक ही होंगी, या उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, या कितने मेथड से हम इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि कितनी तेजी से हम किस मेथड से x एंड y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनके हल यानी कि सॉल्यूशन कितने प्रकार से हैं, ठीक है। इनके हल के बारे में, इनके हल के नेचर के बारे में, व्यवहार के बारे में जानेंगे कि जो इनके हल हैं वो या तो यूनिक होगा, ठीक है। यूनिक मतलब एकल या अद्वितीय, अद्वितीय कह सकते हैं इसको यूनिक को, ठीक है। एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा और नहीं होगा, फिक्स वैल्यू आएंगे निकल के, या अनेक हल होंगे, हो सकता है बहुत सारे आंसर्स आ रहे हों उसके, ठीक है, या कोई हल नहीं होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। यही तो 3 कंडीशन बनेंगे, या इसके अलावा भी कोई आप देख रहे हैं, या तो एक कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? तो इन्हीं 3 कंडीशंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम देखिए हल के बारे में विचार करने से पहले सबसे पहले तो मैं इसको 2-3 इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं देखता हूँ। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ किसी लीनियर इक्वेशन को, वो भी 2 वेरिएबल में, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ax + by + c = 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। लेकिन अब मुझको क्योंकि एक से अधिक इक्वेशन चाहिए, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बनाया विचार कि a1x + b1y + c1 को एक इक्वेशन कह दिया, और a2x + b2y + c2 को मैंने दूसरी इक्वेशन कह दिया, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके पास है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी है आपके पास a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझिएगा, और केवल इस वीडियो में इसी पर आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रूप से आपका जो इमेजिनेशन है उसको लेकर के जाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा कि एक हल होगा कि अनेक हल होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई 2 रेखाएं इस प्रकार से हैं कि वो एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये उनका एक अद्वितीय हल होगा। एक यूनिक पॉइंट पर वो दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, तो ये एक अद्वितीय हल कहलाएगा। क्लियर है वाली बात? अगर रेखाएं इस टाइप की हो जाए, मान लीजिए कि एक रेखा यहाँ है और एक रेखा यहाँ है, कि क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं कर रही, यानी ये समांतर रेखाएं मान लीजिए ऐसी हैं, ठीक है। ये समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। तो ये समांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को कभी कट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल इनका नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? यहाँ क्या था? एक अद्वितीय हल था, एक यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। अगर यही रेखाएं इस टाइप से हो जाएं कि एक रेखा थी और उसी पर फिर से दूसरी रेखा आ गई, एक रेखा के ऊपर ही रेखा दूसरी आ गई, जैसे 2x + 3y = 6 था, अब मैंने इसको कह दिया 4x + 6y = 12। आपको देखने में तो ये 2 लग रही होंगी, लेकिन ये 2 एक ही रेखा है।
एक्चुअली में ईच नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो रेखा तो वही है ना, तो इसीलिए एक रेखा के ऊपर फिर से दूसरी रेखा आ गई है सेम टू सेम। तो इसमें कितने हल होंगे, ये कितनी जगह पर कट कर रही होगी, ये तो इन्फिनिटी जगह पर कट कर रही होगी, हर जगह कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसके कितने हल होंगे बेटा, इसके अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। ये रेखाएं कैसी होंगी, ये संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, ओवरलैपिंग होगी। ये कैसी हैं, ये पैरेलल लाइन है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी प्रतिच्छेदी लाइन है। कैसी लाइन है, प्रतिच्छेदी लाइन। क्लियर है वाली बात। इन तीन से हटकर और कोई भी आप नहीं सोच सकते कि कंडीशन हो सकती है किन्हीं दो रेखाओं को लेकर। यही 3 कंडीशन होंगी और उन्हीं 3 कंडीशंस को लेकर के हमने इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनके बीच में हमने रिलेशन निकाला, ठीक है। उनके बीच में क्या निकाला, रिलेशन निकाला। कैसे कैसे रिलेशन निकाला कि एक बार A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनके बीच के जो रिलेशन आएंगे, रेशियोज आएंगे, इनको हमको लेना है। अगर मान लीजिए कि पहली बात कंडीशन लिखी है हमने कि ये बराबर नहीं है, ठीक है, A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं है, और ये फिर चाहे बराबर हो भी या नहीं हो कोई परेशानी नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, केवल शुरू के 2 से मतलब है। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो पहली कंडीशंस निकल के आती है आपकी, और ये कंडीशन होगी आपकी कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी फर्स्ट टाइप की होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग है तो मुझे सॉल्यूशन बता दो जरा क्या होगा। इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अभी अभी जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब एक अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। हमारे पास 2 इक्वेशन दी जाएंगी, लीनियर इक्वेशन। उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या देखेंगे, A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू को देखेंगे कि क्या वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है हम तुरंत कह पाएंगे कि इनका एक अद्वितीय हल होगा, और या फिर ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं फिगर बना देता हूँ कि कंडीशन किस टाइप की बन रही होगी। ये लाइन इस तरह से एक दूसरे को कट कर रही होंगी एक जगह पर, ठीक है। इनका एक अद्वितीय हल होगा। अब दूसरी वाली बात को लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या हुआ हो सकता है, दूसरे नंबर पर हो सकता है कि ये जो चीजें हैं ये बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2। अब तीसरी वाली भी बात देखिएगा जरा ध्यान से, A1/A2 बराबर B1/B2, ये भी मैंने 2 जगह पर लिख दिया। अब अंतर कैसे करें, तो एक जगह पर C1/C2 बराबर नहीं है और एक जगह पर C1/C2 भी बराबर है, ठीक है। अगर ये 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो ये जो रेखाएं कहलाएंगी, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये रेखाएं कहलाएंगी आपकी समांतर रेखाएं। कैसी कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाती है, पैरेलल, ठीक है। इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन जो होगा इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। आपको दिखाने के लिए मैं बना दूं तो इस तरह से लाइन हो जाएंगी, एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे, कट ही नहीं करेंगे तो कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी पैरेलल लाइन हो जाएंगी। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या बनी कि 2 जब भी आपको ये दी जाएंगी तो इनका रेशियो और इनका रेशियो तो बराबर आ रहा होगा, लेकिन तीसरे वाले का रेशियो बराबर नहीं आ रहा होगा। और अगर तीनों ही बराबर आ रहे हैं तो तीसरी कंडीशन आपके सामने निकल के आती है कि ये जो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं ना होकर के कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। और इनका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कितने हल हो जाएंगे, इनके अनेक हल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसको इंग्लिश में भी मैं लिख दूं, संपाती रेखाओं को कहते हैं कोइंसिडेंट रेखाएं, कोइंसिडेंट रेखाएं कहते हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, एक दूसरे पर अपोजिट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। इसी 3 कंडीशन के साथ साथ आपको 2 वर्ड और याद कर लेने हैं। अगर हल के बारे में पूछा जाता है तो कौन सा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट यानी कि संगत युग्म, पेयर, और दूसरा पूछा जाता है इनकंसिस्टेंट यानी असंगत युग्म, ठीक है।
तो इनमें से कौन सा असंगत हो जाएगा? जिसका कोई हल ही नहीं है तो वो असंगत हो गया, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं है ये आपका असंगत हो गया। बाद बाकी दोनों कंडीशन कैसी होंगी? संगत होंगी, ठीक है। ये भी संगत होगी, ये भी संगत होगी। असंगत कौन है? केवल ये है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इनका हल बताइए, तो कोई हल नहीं है, ये निकल के आ गया। रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं, और साथ ही साथ में कैसी हैं? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये वाली जो रेखा होगी, यानी जो पैरेलल लाइंस आ रही होंगी, वो कैसी होंगी? वो इनकंसिस्टेंट रेखाएं होंगी, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर एक क्वेश्चन करता हूं, ऊपर ही, इनको नीचे मिटा लूंगा नहीं, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लीजिए हमको दे दिया गया है 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। इनका बताना है कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कैसी रेखाएं हैं, और ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। 3 बातें आपको बतानी है। पहली बात, ये रेखाएं हैं कैसी, इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, और इनका जो पेयर है, युग्म है, वो कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप इसको देखिए, कंपेयर करेंगे तो पहले तो मैं इसको 5 से गुणा कर लूँ। इसको 5 से गुणा करते ही यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। 15 आते ही ये यहाँ से 5 हट जाएंगे, ठीक है। सबको 5 से गुणा कर लिया तो ये तमीज़ तहजीब के क्वेश्चंस बन गए अब, ठीक है। ये 24 यहाँ हो गया। अब a1 की जगह पर कौन आ रहा है? 5 है। b1 की जगह पर -8 है। c1 की जगह पर कौन है? 1 है, ठीक है। तो लगा दीजिए इसमें से वैल्यू a1/a2, और वैल्यू क्या आएगी? 5/15। ऐसे b1/b2 की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? -8/24। आप देखो इसको भी सॉल्व करो तो 1/3 आ गया, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 1/3 आ गया। अब c1/c2 की वैल्यू देखिए, तो c1/c2 भी कितना आ गया बेटा? 1/3 आ गया। अब आपको दिखने में आ रहा होगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। ये रेखाएं कैसी हैं? कोइंसिडेंट रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक रेखाएं हैं। और ये कैसे होंगे? पेयर कैसा है? ये संगत पेयर है, संगत युग्म है, ठीक है। यानी कि कैसा है? कंसिस्टेंट पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। क्लियर ये वाली बात? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जानी चाहिए। मैंने आपको फिगर बना करके भी दिखा दिया है। पैरेलल लाइन है तो ऐसी होंगी, और कोइंसिडेंट लाइन है तो लाइन के ऊपर लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इस तरह से कट कर रही होंगी, इसलिए उनका अनेक हल भी होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम वीडियोस में इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में ग्राफिकल सॉल्यूशन को देखेंगे, फिर एक वीडियो में हम इसके विलोपन विधि को देखेंगे, कैंसिलेशन प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। फिर एक में हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, वज्र गुणन मेथड को देखेंगे। बहुत सारे हैं तो उनको भी हम देखेंगे, ठीक है, एक एक वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको केवल आज हम इतना ही बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको ले लिया। एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इस बात को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एग्जाम्पल्स बस ऐसे करने हैं। लीनियर इक्वेशन आपको दी जाएंगी, a1/a2 निकालिए। a1 का मतलब x का कोफिशिएंट, b1 का मतलब y का कोफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आप कंपेयर करिए तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू निकाल करके, और उसको फिर इस कंडीशंस में देखिए इन 3 में से कौन सी कंडीशन बन रही है। इसको आप बहुत अच्छे से स्वयं लिख करके कहीं टांग लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और सामने रख करके क्वेश्चंस कीजिएगा, तो फिर ये याद हो जाते हैं। जनरली इनको भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिगर से याद रखेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में अपने सहपाठियों को भी बताएं चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और यूं ही सहयोग करते रहें। किसी को अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर दीजिए। वहाँ फिर आपको एक लाइव क्लास के लिए लिंक प्रोवाइड करा देंगे, और वहाँ पर आपको हम जो आपके सॉल्यूशन है वो आपको बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बांटते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।